Hello, good morning, students. How are you? Mm, In this session, we will discuss about Coulomb's law and its applications. First of all, in the previous session, I told you Coulomb's law. According to Coulomb's law, the force between 2 point charges separated at a distance r is given by this, where k is 1/4 pi epsilon naught. Force 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. This is q1 q2. The separation between the two charges is r. The force will in vacuum or air between the charges will be given by this. As we discussed earlier, the Coulombic force, this force is conservative force, this force is central force, means it always acts along the line joining the charges. First of all, we will discuss how will you write this force expression in vector form. Force in vector form. वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, ये चार्ज, दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू दिस along the line joining the charges, and this charge will be repelled by this in this direction. Say this is 1, this is 2. The force on q1 due to q2 will be in this direction. The force on q1 due to q2, इसको symbolically we will write it as F12. F12 means force on 1 or q1 q2 q2 k q1 q2 by direction of force is from q2 to q1. So you may write it as vector r21. Direction of this vector r21 is like this, or unit vector r21 cap. R21 cap unit vector will represent the direction of force. The force on 1 due to 2 you will write as k q1 q2 by vector r21 magnitude square into vector unit vector r21. और in the same way इसी टाइप से आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन q2 ड्यू टू q1. अब q2 पर हम फोर्स देखें तो ये बिकॉज ऑफ दिस चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये देखें. दिस चार्ज विल बी रिपेल्ड बाय दिस, will be repelled by this means this will be the direction of force. This will be the force on q2 1. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? F21. और ये किस डायरेक्शन में होगा? R1 से लेके 2 की डायरेक्शन में. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? F12 जैसे लिखा ठीक वैसे ही इसको लिख देंगे. F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई, अब डायरेक्शन इसका क्या हुआ? 1 से 2 की तरफ, तो R12 वेक्टर का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R12. तो दिस इज द वेक्टर फॉर expression of Coulomb's law. Or if you want to write this expression in position vector form, position vectors are the vectors representing the position of point from origin. अब जैसे हम बात करें कि भाई ये दो चार्जेस हैं Q1, इसका पोजीशन वेक्टर है से
R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ये हमारा पॉइंट ए पॉइंट बी, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ओ ए वेक्टर प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी और वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। तो वेक्टर ए बी इज सिंपली इन दिस डायरेक्शन ए टू बी। तो वेक्टर ए बी इज सिंपली R12। तो वेक्टर R12 you may replace by vector OB is the position vector of B R2 minus OA is position vector of A R2 minus R1। और ठीक इसी टाइप से R21 वेक्टर कौन सा होगा? R21 2 से 1 मतलब वेक्टर बी ए। यदि वेक्टर बी ए को हम लिखें तो वेक्टर बी ए, जैसा मैंने 11th में बताया कि भाई ये वेक्टर बी ए लिखना है तो बाद वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले को माइनस करेंगे, ओ ए माइनस ओ बी। तो R21 जो हो जाएगा R1 माइनस R2। तो वेक्टर R21 इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो उस एक्सप्रेशन में R12 और R21 की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अब जैसे वो वेक्टर फॉर्म की एक्सप्रेशन थी हमारी कि भाई कैसे रिप्लेस करेंगे कि भाई F12 के Q1 Q2 बाई R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। तो पहले तो इसको R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो K Q1 Q2 बाई R21 क्यूब R21 वेक्टर। अब इसको रिप्लेस करें तो इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? F12 इक्वल हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R21 को किससे लिखेंगे? 2 से 1 की तरफ। तो किस में आएगा? बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो R1 माइनस R2 इसका क्यूब और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 से। मीन्स इस एक्सप्रेशन में वेक्टर R21 को रिप्लेस कर देना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। तो ये हमारा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर फॉर्म में। ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है। सिंपल वे में हम ध्यान रखें कि भाई फोर्स जो है वो K Q2 बाई R स्क्वायर है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका हमें डायरेक्शन देना है। तो डायरेक्शन देने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जिस चार्ज पर भी हम फोर्स पॉइंट कर रहे हैं उस चार्ज के मोशन को देखना है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर चार्ज इन विच डायरेक्शन दैट चार्ज विल मूव। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि फोर्स जो लगेगी वो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग लगेगी। इस टाइप से हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। दूसरी बात इसमें एक हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हम बात करें, सुपर इम्पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या है कि मान लीजिए बहुत सारे चार्जेज मीडियम में है। एक चार्ज ये Q1 Q2 Q3
and this is say Q4. अब इसमें होगा क्या कि डिस्चार्ज, सपोज कीजिए हम Q4 की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज will experience force due to Q1, it will also experience force due to Q2 and will experience force due to Q3. So resulting force on this Q4 will be the vector sum of forces. So this is the law principle of superposition of forces. So according to it, the total force on a charge due to other charges present in the system is the vector sum of forces experienced by that charge due to other charges. तो इस चार्ज, जैसे इस सिस्टम में चार चार्जेस प्रेजेंट है, तो हम मान लीजिए बात करते हैं इस चार्ज पर Q4 पर टोटल फोर्स कितना होगा, तो टोटल फोर्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज ड्यू टू Q1, Q2 और Q3। जैसे हम बात करें कि Q4 विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू Q1 अलोंग दिस लाइन, क्योंकि सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो दिस Q4 will be repelled by this Q1 along this direction. So this will be the force F4(1). The force on 4 due to 1 इस डायरेक्शन में होगी। ठीक उसी टाइप से Q4 will experience force due to Q2 इस डायरेक्शन में F4(2). तो force on Q4 due to 2। और ठीक इसी टाइप से Q3 की हम बात करें तो Q3 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में F4(3). तो टोटल फोर्स ऑन Q4 F will be equal to F4(1) plus F4(2) plus F4(3). So this is the principle of superposition. इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं लूँगा, उसके बाद आगे चलेंगे हम। एक एग्जांपल हम लिखेंगे, से 3 charges each of magnitude Q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. 3 charges each of magnitude Q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. Find net force on any
वन ऑफ देम। अब किसी एक चार्ज पर हमें फोर्स फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए अब हम इस चार्ज पर टोटल फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो इस चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स लगेगा। बिकॉज ऑफ दिस चार्ज विल बी रिपेल्ड इन दिस डायरेक्शन, से दिस फोर्स इज F1। तो पहले हम फोर्स लिखें F1। तो F1 हमारा कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेज इज A। Q1 Q2 दोनों इक्वल है QA। दूसरा, इस चार्ज पर किसकी वजह से फोर्स लिख रहे हैं, इसकी वजह से फोर्स लिख रहे हैं, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। से दिस फोर्स इज F2। तो अब हम F2 लिखें, F2 इक्वल टू K Q इंटू Q बाई A स्क्वायर। अब दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। थीटा एंगल बिटवीन द टू। तो ये एंगल इक्विलेटरल एंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो रिजल्टिंग फोर्स जो हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 60। तो इस टाइप से हम फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स आपको हो सकते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड हो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जहाँ पर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट है मीडियम में, तो उस केस में हम इस टाइप से फोर्स फाइंड कर सकते हैं। और इसमें भी मैंने बताया आपको, जैसे 11th क्लास में हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, यदि दो वेक्टर्स हैं तो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। दो से ज़्यादा हैं तो उस केस में हम रिजॉल्व करके कंपोनेंट लेके कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक एग्जांपल हम लें दूसरा कि भाई एक स्क्वायर है, सपोज कीजिए साइड इसका है 20 सेंटीमीटर साइड है, और चार्जेस इस पर रखे हैं, मान लीजिए यहाँ पर रखा +2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, ये चार्जेस। तो फाइंड resulting force on +2 माइक्रोकूलम चार्ज। अब +2 माइक्रोकूलम चार्ज पर फोर्स फाइंड करना है। तो अब मान लीजिए ये +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा, इसकी वजह से फोर्स लगेगा और इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा। तो अब इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, से दिस फोर्स इज F1। तो हम सबसे पहले F1 लिख लेते हैं, कितना है F1 इक्वल टू, क्योंकि इसमें वैल्यूज दी है तो K की वैल्यू हम लिख लेंगे 9 × 10⁻⁹। तो K की जगह हमने लिखा 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 हमें दिया है 2 × 2 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। तो 2 × 10⁻⁻6 इंटू 2 × 10⁻⁻6 बाई R स्क्वायर। R सेंटीमीटर में है, 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर में, 0.2 का स्क्वायर है। तो ये F1 हमारा अप्रॉक्सीमेटली मैं इसी लिख दूँ तो 36 × 10⁻⁻3, -6 -12 हो गई, और ये +9 तो -3 अपॉन 0.04, 0.2 का स्क्वायर लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा 0.2 × 0.2 0.04। इसी टाइप से दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू दिस। अब ये चार्ज पर फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो इसी का मूवमेंट देखना है। तो ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मीन्स इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगी
वो लगेगी इस चार्ज की वजह से इसकी तरफ लगेगी, टुवर्ड्स लगेगी नेगेटिव चार्ज। तो से दिस फोर्स इज F2। तो यदि हम F2 को देखें तो F2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻6 बाई R स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 72 इंटू 10⁻³ बाई 0.04 F2 हमारा आ जाएगा। अब इस चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स देखना है, तो इन दोनों को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने वाली को वो भी नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो इसकी तरफ ही लगेगी। ये चार्ज कहाँ जाएगा? उसकी तरफ जाएगा। तो से दिस फोर्स इज F3। और F3 के लिए हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो वो हम लगा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 20√2 सेंटीमीटर। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। पाइथागोरस, सिंपल पाइथागोरस आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब F3 फोर्स लिखे हम, तो F3 इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻6 बाई, अब इसका स्क्वायर, तो 20√2 इंटू 10⁻² मैंने लिख दिया मीटर में चेंज करने के लिए का स्क्वायर। अब इसको F3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो 72 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 400 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ इस टाइप से आएगा, ठीक है। वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर 3 फोर्सेज हो गई। 3 फोर्सेज हो गई तो हम पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे? फोर्सेज को रिजॉल्व करेंगे। अब ये क्योंकि स्क्वायर दिया है तो ये एंगल हम जानते हैं ये 45 डिग्री। तो F3 के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। वन ऑफ द कंपोनेंट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन F3 sin 45, और F3 का दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा F3 cos 45। तो अब F3 को, अब F3 ये हमने X डायरेक्शन में एज्यूम कर ली, ये हमारी है Y डायरेक्शन। तो X डायरेक्शन में कंपोनेंट 2 हुए, एक तो F3 का कंपोनेंट F3 cos 45 दैट इज इन पॉजिटिव X डायरेक्शन, दूसरा है हमारा नेगेटिव X डायरेक्शन में। और Y डायरेक्शन में 2 फोर्स हुए, एक F3 sin 45 इस F3 का कंपोनेंट, दूसरा हमारा क्या हुआ? F2 जो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है। तो अब हमें Fx, तो X डायरेक्शन में सभी कंपोनेंट्स को कलेक्ट करना है। Fx जैसे हम बात करें, मान लीजिए F3 cos 45 माइनस F1, और Fy हम करें क्योंकि अपोजिट है इसलिए माइनस किया हमने, F2 प्लस F3 sin 45, और उसके बाद रिजल्टेंट लिखें F इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन से 2 और करके देख लेंगे आप, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, कैलकुलेशंस होगी इनमें, लेकिन 1-2 क्वेश्चन कर लें तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कुछ सिंपल क्वेश्चन हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी 2 या 3 चार्जिंग के 3 चार्जिंग वाले जो होंगे वो सिंपल होंगे, और 4 दिए हैं 5 दिए हैं तो उसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेंगे। अब कूलेंस लॉ पर जो न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल में एक टाइप है कि भाई एक पिच बॉल, 2 पिच बॉल को हमने थ्रेड से सस्पेंड कर दिया है, एक पर इनको चार्ज दिया है, तो ड्यू टू रिपल्सन वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो टाइप, दूसरा टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि भाई 2 पिच बॉल, उनको हमने चार्ज किया
अब मान लीजिए इस पर चार्ज Q, इस पर भी चार्ज Q, और ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, रिपेल हुई, दो पिच बॉल हमने सस्पेंड कर रखी थी थ्रेड से, तो जब हमने कोई चार्ज नहीं दिया, सिचुएशन ये है, जब हम उनको चार्ज कर देंगे, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिपेल करेंगे। तो अब उस पर फोर्सेज जो लग रहे हैं, फोर्सेज वो कौन से लग रहे हैं, एक तो इसका वेट mg इस डायरेक्शन में, फोर्स F इस डायरेक्शन में, और तीसरी फोर्स है टेंशन T, थ्रेड में टेंशन होगी, ठीक है। अब ये सेपरेशन R, लेंथ ऑफ द थ्रेड सपोज कीजिए L। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स जीरो होगी, नेट फोर्स जीरो होगी। और जैसे अब हम इस चार्ज की बात करें तो यहाँ से मैं बात करता हूँ वर्टिकल के साथ, इन केस ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल होगा। अब टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, और दूसरा इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा। इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। तो जो ये F है, F विल बी बैलेंस्ड बाय दिस टी साइन थीटा, एंड टी कॉस थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय mg। तो दो इक्वेशन हमारी बनी। तो एक तो टी साइन थीटा इक्वल टू F, एक इक्वेशन बना देंगे हम। दूसरा टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, दूसरा इक्वेशन। अब इसमें आपसे वो एंगल पूछ सकता है, एंगल दे दिया है, सेपरेशन पूछ सकता है, इसमें ये दे दिया तो फिर आपसे चार्ज के बारे में पूछ सकता है। तो फोर्स Q को फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स क्या आएगा, F इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज के बारे में भी पूछ सकता है, तो बेसिकली हमें टेंशन के बारे में पूछ सकता है। तो ये इस ढंग से करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि हम डिवाइड कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, तो एक तीसरा इक्वेशन हमें बन जाता है tan थीटा इक्वल टू F बाई mg। अब इसमें एक बार क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा आप, उसके बाद में जो नहीं आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा। tan थीटा इक्वल टू F बाई mg। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपको मिले हैं उसमें आप एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि इफ एंगल इज स्मॉल, एंगल इज स्मॉल, then sin theta nearly equal to theta, और sin theta nearly equal to tan theta। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दी थ्री इक्वेशंस इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व कर पाओगे। तो एक बार ट्राई कर लेंगे, नहीं आएगा फिर हम नेक्स्ट उसमें सेशन में डिस्कस कर लेंगे उनको। अच्छा, एक तीसरी टाइप इसमें है, वो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड किस टाइप से, आप जैसे एक चार्ज Q, ये दूसरा चार्ज 4Q, और वो आपसे कहे कि भाई इनके बीच में थर्ड चार्ज हम कहाँ पर रखें कि नेट फोर्स जीरो हो। आप तो उसको कैसे करेंगे, तो थर्ड चार्ज को, इस थर्ड चार्ज कैपिटल Q को कहाँ रखें कि नेट फोर्स उस पर जीरो हो। तो सपोज कीजिए कि हमने फर्स्ट चार्ज से x डिस्टेंस पर इसको रखा, तो इस कैपिटल Q पर फोर्स इसकी वजह से भी लगेगी, इसकी वजह से लगेगी इस डायरेक्शन में क्योंकि रिपेल होगा ये, और कैपिटल Q पर फोर्स लगेगी इसकी वजह से इस डायरेक्शन में। से दिस फोर्स इज F1 एंड दिस फोर्स इज F2। तो अब अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दिस Q,
अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस हो जाएगी। जहाँ पर ये दोनों फोर्स F1 F2 इक्वल हो जाएंगे, चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो वो इस टाइप से कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इस चार्ज का या इस चार्ज का इक्विलिब्रियम स्टडी नहीं कर रहे हैं। मीन्स इन दिस सिचुएशन ये दोनों चार्जेस अपनी जगह फिक्स हैं, क्योंकि हम इन पर इनका इक्विलिब्रियम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो यदि उसने कहा कि भाई ये दोनों चार्ज भी फ्री हैं मूव होने के लिए, तब हमें इनको भी इक्विलिब्रियम में लाना होगा। अब एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि हमें खाली इसका इक्विलिब्रियम देखना है। यदि वो कहे कि एंटायर सिस्टम शुड रिमेन इन इक्विलिब्रियम, यदि लैंग्वेज क्वेश्चन की इस टाइप से है कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट द एंटायर सिस्टम में रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो उस केस में हमें इसका इक्विलिब्रियम भी देखना है और इसका इक्विलिब्रियम भी देखना है। तो उसको देखने से पहले हमें देखना है कि इस चार्ज की नेचर क्या होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, इसी एग्जांपल को हम आगे लेके चल रहे हैं। अब ये चार्ज 4Q, ये चार्ज Q, द सेपरेशन बिटवीन द R। अब मान लीजिए हमने पॉजिटिव चार्ज रख लिया, कैपिटल Q जो है, सपोज कीजिए कैपिटल Q कैसा है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज है, अभी हमने डिस्कस किया, इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगी, इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगी, तो ये दोनों फोर्स कहीं ना कहीं इन बिटवीन बैलेंस हो जाएंगी। जब इन बिटवीन बैलेंस हो जाएंगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। दिस चार्ज में भी इन इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट। दूसरी चीज, अब इसके इक्विलिब्रियम की बात करें, इस चार्ज पर फोर्स की जब हम बात करेंगे तो ये चार्ज भी फोर्स अप्लाई करेगा, ये फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, ये चार्ज भी फोर्स अप्लाई करेगा, ये फोर्स भी लगेगी इस डायरेक्शन में। तो यदि हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो आप देख रहे हैं कि ये तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी, लेकिन इस पर क्या नेट फोर्स 0 हो पाएगी? इस पर नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगी, क्योंकि दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू द अदर टू चार्जेस इन द सेम डायरेक्शन। तो ये कभी कैंसिल नहीं होगी, कभी कैंसिल नहीं होगी, तो ये फोर्स तो ऐड हो जाएगी, ये भाग जाएगा यहाँ से। अब इसका मतलब पॉजिटिव नहीं रखा जा सकता पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। अब यदि इस पॉजिटिव की जगह हमने नेगेटिव रख दिया, यदि पॉजिटिव की जगह हमने रखा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की सिचुएशन क्या होगी? इस नेगेटिव चार्ज के इक्विलिब्रियम को पहले स्टडी करें। तो जैसे इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स की बात करेंगे तो इसकी वजह से कहाँ जाएगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये भी फोर्स कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी दोनों फोर्स, तो ये नेट फोर्स इस पर 0 हो जाएगी। अब इसके इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये वाला जो चार्ज है इस पर, इसकी वजह से तो ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, और उसकी वजह से ये रिपेल होगा। तो इसका मतलब है कि ये फोर्सेज भी कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी, ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द नेचर ऑफ द चार्ज, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ चार्ज, वेदर इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव हमने डिस्कस किया कि भाई पॉजिटिव रखेंगे तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, केवल बीच वाला जो चार्ज हम रख रहे हैं थर्ड चार्ज, दैट मे बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन ये चार्ज और ये चार्ज दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, तो पॉजिटिव नहीं रख सकते। नेगेटिव यदि हम रखते हैं तो इन दैट केस कि नेगेटिव चार्ज ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये जो चार्ज है ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लेंगे, नहीं तो फिर मैं एक शीट दूंगा नेक्स्ट सेशन में, तो उसके बाद हम बात करेंगे। अब मैं जल्दी से बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, कि भाई अर्थ
आपका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक उस टाइप से भी चार्ज है। चार्ज का भी अपना एक स्पेस में रीजन है अराउंड द चार्ज इन विच इट विल अट्रैक्ट और रिपेल द अदर चार्ज। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, इसको हम जज करते हैं बाई इलेक्ट्रिक फोर्स और बाय द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से इसको हम डिनोट करेंगे, इज द force experienced by a unit positive test charge, unit positive test charge, test charge जिससे हम टेस्ट करेंगे कि whether there is electric field or not, if there is electric field then how strong it is, कितना स्ट्रॉन्ग है ये देखने के लिए अब चार्ज भी करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज रखा Q, इसका अब ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पर यदि हम किसी दूसरे चार्ज को रखें और वो चार्ज एक्सपीरियंस करे फोर्स, तो हम कहेंगे कि इस चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज का यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। अब जो चार्ज हम यहाँ रख रहे हैं टेस्ट चार्ज, तो ये चार्ज नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि ये इतना स्मॉल होना चाहिए कि इसका अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करेगा, इसलिए दिस चार्ज शुड बी नेग्लिजिबली स्मॉल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम डेफिनेशन देते हैं, आज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू 0 एफ बाई डेल्टा क्यू। तो लिमिटिंग केस में हम बात करें कि जो ये टेस्ट चार्ज है दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। ये हमारा क्या है टेस्ट चार्ज, और ये हमारा है सोर्स चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका हमें चेक करना है किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, या हम सिंपली इसको लिख सकते हैं एफ बाई क्यू नॉट। क्वेश्चंस में हम इसको इस टाइप से यूज करेंगे ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट से, लेकिन बाय डेफिनेशन हम ध्यान देंगे कि डेफिनेशन जब हम देंगे तो हम इसको तो क्या लेंगे, लिखेंगे कि नेग्लिजिबली स्मॉल चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, तो हम यूज करते हैं लाइंस और कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, these are the imaginary line or curve such that tangent at any point of it, gives the direction of electric field. This is the direction of electric field at that point. ये इस टाइप को इमेजिनरी कर्व या लाइन्स हैं, इस तरह से कि हम उस पर कहीं पर भी, आप जैसे हमने बात की इमेज, अब ये किसी भी पॉइंट पर कोई टेंजेंट बनाए, जैसे मान लीजिए पॉइंट लिया मैंने P1, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया तो ये डायरेक्शन आई, ये पॉइंट मैंने लिया P2,
तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, इस टाइप से। ठीक है, तो अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज एक बार देख लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो मीन्स पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, नेगेटिव पर ख़त्म हो जाएगी, पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी कि भाई नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब क्यों नहीं करेंगी इंटरसेक्ट? यदि वो इंटरसेक्ट करती हैं, यदि दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगी इस टाइप से, तो क्या होगा कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू मे ड्रॉ टू टेंजेंट्स, एक इसके अलाउंग एक इसके अलाउंग। तो ये दो टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने क्या बात की कि भाई वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट बन जाएंगे जो दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरी बात हम करें, दे डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के से पास नहीं होंगी। तो अब कंडक्टर से पास नहीं होंगी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी की हमने बात की? हमने बात की वही पॉजिटिव से चार्ज से ओरिजिनेट करेंगी, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी, और दूसरी चीज़ क्या है? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और तीसरी चीज़ हमने बात की कि कंडक्टर से पास नहीं होंगी। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखेंगे कि दे ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलरली। वो सरफेस से परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट करेंगी। अब जैसे सपोज कीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो सरफेस से ऐसे टेंजेंशियली नहीं निकलेंगी, परपेंडिकुलरली निकलेंगी, परपेंडिकुलरली इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज से। अब नेगेटिव चार्ज मान लीजिए है, तो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी, लेकिन परपेंडिकुलरली ही। ये चीज़ ध्यान रखें। परपेंडिकुलरली देखने के लिए स्क्वायर में क्या करेंगे कि वही उसकी सेंटर की तरफ अप्रोच करेंगे या सेंटर से बाहर निकलेंगी। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए दो चार्ज पास पास में है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो बात थी आइसोलेटेड चार्ज की, सिंगल सिंगल हमने चार्ज की बात की। मान लीजिए दो चार्ज पास पास रखते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव से चलेंगे और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएंगे। निकलेंगी परपेंडिकुलर, कुछ भी बना सकते हैं। दो चार नेगेटिव पर पॉजिटिव से चलेंगे, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएगी, अंदर पास नहीं करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ जहाँ दूर होंगी वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि रिलेटिव सेपरेशन की हम बात कर लें। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अब हम बात करें कि भाई यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे पैरेलल इक्वी स्पेस लाइन से। पैरेलल इक्वी स्पेस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, इक्वी स्पेस्ड हैं, तो इसका मतलब फील्ड इज यूनिफॉर्म।
field is uniform means field is constant, electric field intensity at point A, electric field intensity at point B, C, कहीं पर भी हम बात करें तो वो सेम होगी। तो E A इक्वल टू E B इक्वल टू E C। तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन यूनिफॉर्म फील्ड विल बी सेम। अब नॉन यूनिफॉर्म यदि है, इक्विस्पेस नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो वो फील्ड हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कैसे कि वो इस टाइप से, जैसे फील्ड लाइन इस टाइप से। अब जैसे मैंने बताया यहाँ पर ये फील्ड लाइन्स क्या है, पास पास में है। तो जैसे मैंने 2 पॉइंट लिए, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो क्योंकि यहाँ पर ये पास पास में है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। तो ये हमारा फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक छोटी सी बात करें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए सिंगल चार्ज है कि अब जैसे चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट A और वी calculating want to calculate electric field intensity at point B at a distance r from this charge। इस चार्ज से r डिस्टेंस पर पॉइंट B है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना है। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे। लेट टेस्ट चार्ज Q0 बी प्लेस्ड एट पॉइंट B। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज हम बात करें, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज F विल बी इक्वल टू K Q0 बाई R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट B, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट B E इक्वल टू F बाई Q0 इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं K Q बाई R स्क्वायर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर हमें लिखना है किसी चार्ज की वजह से, तो K Q बाई R स्क्वायर से। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान क्या देंगे कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे मैंने बताया कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन देंगे। अब डायरेक्शन के लिए, अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी तो ये हम R कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इस टाइप से लिखेंगे K Q बाई R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R कैप। तो दिस R कैप विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो ये उस, अब इसमें याद क्या रखेंगे, ध्यान ये रखेंगे आप कि सिंपल वे में, क्योंकि क्वेश्चंस भी करने होंगे इस पर। तो ध्यान ये रखेंगे कि E जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी away from positive charge and towards negative charge, towards negative। ये चीज को ध्यान रखें। कैसे, अब मैं डायग्राम समझा देता हूँ। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इस पॉइंट P1 पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है। तो मैंने कहा अवे का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
अब यदि ये चार्ज है नेगेटिव और हमें इस पॉइंट P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है तो P2 पर होगी टुवर्ड्स, ये इस डायरेक्शन। तो किसी भी पॉइंट पर जिस चार्ज की वजह से, जो सोर्स चार्ज का साइन हमें देखना है, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव है तो नेगेटिव के टुवर्ड्स डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, अब इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हम बात कर सकते हैं। जैसे सिंगल चार्ज से हमने बात की कि सिंगल चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, KQ/R²। अब चार्ज ज़्यादा होंगे तो उस केस में हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसमें रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो वेक्टर सम से ही आएगा। तो जैसे हम इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, चार्ज Q1 चार्ज Q2, दो चार्ज ही रखे। अब ये पॉइंट A, तो पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसकी पहले Q1 की वजह से देखी, Q1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, अबे E1 ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। तो मान लीजिए इसका साइड दे दिया उसने A, तो साइड A दे दिया तो E1 आपका लिखोगे, E1 = KQ1/A²।